शुक्रवार को राजनीतिक जगत से आई खबरों पर एक नजर डालिए। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के बीजेपी में जाने की हलचलें, शाम होते होते कुछ और नाम भी दौड़ में आ गए। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की सौगात दी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उधर प्रियंका गांधी की तबीयत खराब है और वो इस वक्त राहुल की न्याय यात्रा से नहीं जुड़ पाएंगी। साथ ही सियासी संकट के दौरान 81 विधायकों के इस्तीफे पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का हाईकोर्ट में दिया जवाब कि जांच ही नहीं की गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक भी ऐसी खबर नहीं जिसे वो खुशखबरी कहे, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा की कहावत चरितार्थ होती खबरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर दिन के साथ हम लोकसभा चुनावों के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आज जहां हम हैं वहां से कौन अपने लक्ष्य के करीब है, इसका एनालिसिस इन खबरों के इर्द गिर्द करें तो क्या स्थिति बनेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से शैलेंद्र गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भीमराज जाखड़ जी और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। भीमराज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। भीमराज जी, ऐसा नहीं लगता कभी कभी आपको कि आपके कान तरस गए हो, कोई अच्छी खबर मिल जाए? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है, लोगों का आना लोगों का जाना चलता रहता है। कई बार होता है पार्टी समीकरण सही नहीं होते हैं, तो एक बार हम 2 सीटों पे भी थे, कभी हमारा दौर था, फिर हम सत्ता में वापस आए। लेकिन भीमराज जी, ये पीरियड काफी लंबा नहीं चल गया, उसकी वजह सोचने की कोशिश की आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। ये मौका परस्त लोग होते हैं जो जाते हैं, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, और जो कांग्रेस जब इनको जहाँ पर मौका मिले वो ये जब नहीं, इसलिए भी तो हो सकता है ना कि वो आपको डूबता हुआ जहाज मानते हो इसलिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई डूबता जहाज नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, हम हमारी विचारधारा है उस पर हम कायम है और उस पर कायम रहेंगे, और गरीब किसान मजदूर नौजवान और महिलाओं के साथ रहेंगे और रहें। इसी के साथ हम हमारा विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, प्रदेश के चेहरे, जैसे अब हम दूसरे प्रदेशों के चेहरे देखें, पृथ्वीराज चव्हाण, आपको लगता है वो मौका परस्त है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर जी, जो लोग जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया और जिनको मौका मिला कि आज हमारे ऑपोजिशन मिले, भाग गए, और कांग्रेस में से भी लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है और कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों को मौका परस्ती है उनको मौका परस्ती हम कहेंगे, वो मौका परस्ती है, वो सब चले जाते हैं। कांग्रेस में जो चाहता है उसे कुछ मिलता है क्या? जैसे स्थानीय अगर कोई राज्यसभा में जाना चाह रहा था तो उसे मिला क्या? या फिर अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहा था तो वो बना क्या? अगर किसी में सीएम का कैलिबर था तो वो सीएम बना क्या? सर जी, आज जो भी राजनीति पार्टी, हर आदमी चाहता है कि राजनीतिक इच्छा कभी पूरी नहीं होती है किसी की। वो चाहता है आज इस पद पे हूं, कल उससे आगे वाले पे जाऊं, परसों उससे आगे वाले पे जाऊं। और इच्छा सबकी होती है। कितर चाहते हैं कि लोकसभा पे, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, हम बने विपक्ष का नेता। पर सर जी, बनेगा तो एक ही ना। हर आदमी चाहता है मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, बनेगा तो एक ही ना। हर आदमी चाहता है। कांग्रेस के अंदर 44 आवेदन आए थे विधानसभा में टिकट के लिए। टिकटें तो 199 को दी ना। नहीं, लेकिन एक सवाल और है भीमराज भाई, क्या ये डार्क पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है कि जिन 81 विधायकों ने इस्तीफे दिए उस पर आज जो विधानसभा स्पीकर का जवाब हाईकोर्ट में गया, जिसमें यह बताया गया कि भाई 6 विधायकों को 75 का इस्तीफा लेने के लिए किसने अधिकृत किया, इसकी जांच नहीं हुई है। वहीं कोई जांच ही इस्तीफों को लेकर पूर्ववर्ती स्पीकर ने नहीं करवाई है। ये सब अच्छी खबरें नहीं है ना कांग्रेस के लिए? सर जी, ये क्या नाम सर्कल जी, ये जो आज जिन्होंने विधानसभा सरकार पलट गई, अभी बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया, वो तो राजनीति से प्रेरित देंगे ना। वो निस्वार्थ भाव से कहां से देंगे? राजनीति से प्रेरित बयान है उनका। स्पीकर साहब है वो, तो जो भी विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड अब तक हुआ होगा उसको देख रहे हैं ना। हाँ, उसको देख रहे हैं, तो वो विधानसभा की कॉपी सार्वजनिक करे ना, क्या दिक्कत है? आप विधानसभा रिकॉर्ड है तो उसको सार्वजनिक कर दे, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, विधानसभा जनता ही तो है, जनता उनके भेजती है विधायकों को। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है जनता को साथ देंगे, जनता को अपने आप देखेंगे, उसमें जनता वेरी। ठीक है भीमराज भाई, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में बोल दीजिए। बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी को जो आज के दिन मूलभूत मुद्दे उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, कैसे किसानों को लाठी गोलियों से भूना जा रहा है, कैसे 10 करोड़ 70 लाख को निकाल दिया था, उनको ध्यान देना चाहिए। उन पर बात नहीं करेंगे। बेरोजगार 25 लाख सीटें खाली, उन पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे मैं बीजेपी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने 1-2 खबरें आज की मिस करी, जैसे किसानों के लिए एकमुश्त राशि आज जारी की गई है उनके खातों में डालने के लिए। कुछ चीजें तो बीजेपी की ओर से आज की गई हैं। लेकिन शरण भाई, मेरा आपसे सवाल है, शरण भाई, जैसे मैंने कांग्रेस से कहा कि खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए, आपको बुरी खबर नहीं आ रही है इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए हैं?
स्वप्निल जी देखिए, नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं बीआर भाई आपसे नहीं, मैंने शैलन भाई से सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, मैंने ये मेरा सवाल उनसे है। हाँ स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, राष्ट्र प्रथम है। जो राष्ट्र के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनकी सेवा करना, क्योंकि हमारी राजनीति का मोटो ही राष्ट्र नीति है, देश सेवा है। गरीब को गणेश मानकर सेवा की जाती है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 65 साल में हिंदुस्तान से गरीबी खत्म नहीं हो पाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, क्योंकि हमारा विजन एकदम क्लियर है, हमारे सिद्धांत एकदम क्लियर है। हम चाहते हैं कि विकास हो, हम चाहते हैं कि हर वक्त। क्या ऑपरेशन लोटस कोई हकीकत है? क्या इन सब के बावजूद भी बीजेपी को ऑपरेशन लोटस की जरूरत पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप देखिए, जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है किसी पार्टी के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, किसी नेता के प्रति, तो कांग्रेस के प्रति विचार रहा ही नहीं, लोगों का विश्वास रहा ही नहीं। आज विश्वास है भारत की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, क्योंकि वो जो कहते हैं, उनकी गारंटी जो हम देते हैं, वो गारंटियों को पूरा करते हैं। चाहे 370 हटाना हो, चाहे गरीबी रेखा से ऊपर लाना हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना हो, या प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाना हो, धार्मिक पुनरुत्थान का एक दौर लाया गया, किस तरह से सनातन संस्कृति को बचाने का काम। सिंबोलिज्म की सारी राजनीति में आप लोगों ने एक्सट्रीम लेवल पर परफॉर्म किया। अगर मैं आपको उसका मास्टर ब्लास्टर कहूं तो इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन कुछ जमीनी बातें भी, अब जैसे किसान है ना सड़कों पर, ठीक है, भारत बंद का मिला जुला असर रहा, लेकिन किसान सड़कों पर तो है। स्वप्निल जी, अब आप देखिए, मैं जो आप सिंबॉलिक बात कर रहे थे, उससे इतर मैं बात करता हूं कि भारत का विकास कैसे हुआ। आप देखिए, 65 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए भारत का, और 10 साल का। पहले कितने एम्स बने थे, उतने ही एम्स हमने 10 साल में बना दिया। उतने ही यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमने बना दी, मेडिकल कॉलेज बना दिए, रोड बना दी, सड़कें बना दी, रेलवे का आधुनिकीकरण कर दिया। किस तरह से ऊर्जा में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किस तरह से विद्युतीकरण हम कर रहे हैं, घर घर को हम जल देने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कें गांव में बन रही हैं। तो आप देखिए, मकान तक दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी, जिन्होंने ना कभी मूलभूत सुविधाएं दी भारत की जनता को, ना मकान दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए, ना ये महिलाओं को सम्मान दे पाए, शौचालय दे पाए, और किस तरह से घोटाले और गमलों की सरकार रही है, तुष्टीकरण की सरकार रही है। पहले आप बम दबा के सुनते थे, आज आप बताइए आतंकवाद में 90% कमी कर दी। शैलन भाई 2 मिनट, भीमराव जी आपको भी मैं रोक रहा हूं। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, वहां से आपको क्या नजर आता है? बीजेपी का एजेंडा क्या है और कांग्रेस का एजेंडा क्या है, जिसे लेकर वो 2024 में जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का एजेंडा तो अब की बार 400 पार बोल ही रहे हैं। वो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। अपनी जो वो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस रणनीतिक तौर पर कमजोर दिख रही है। कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पा रही है कहीं भी। देखिए, इनके नेता टूट टूट करके जा रहे हैं। अब जिनके लिए कांग्रेस ने ये वक्तव्य दिया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हम सत्ता में आएंगे तो कश्मीर में वापस जो है धारा 370 लगाएंगे। अब आप देखें कि अब्दुल्ला परिवार जो है वो ही छोड़ करके जा रहा है, उसी ने टाटा बाय बाय कर दिया है। और जो है उन्होंने घोषणा कर दी है कि कश्मीर में हम अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे पूरी तरह से सब सीटों पर। तो आप देखिए कि कांग्रेस लगातार जो है वो पिछड़ रही है, क्योंकि उसकी अपनी, हालांकि कांग्रेस वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और जो है आईटी के दबाव से ऐसा हो रहा है। अब केवल यही एक फैक्टर जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल सही है, जो ईडी का बेजा इस्तेमाल तो देखा जा रहा है, आईटी का भी बेजा इस्तेमाल देखा जा रहा है, लेकिन एकमात्र ये फैक्टर नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना जो उसका जो निर्णायक जो मंडल है, यानी जो उसके हाई कमान है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है। आप देखिए युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं, जिनको आते ही सरकार ने, भजनलाल सरकार ने निकाल दिया। कल तक जो चुनाव नहीं हुए थे
तो सचिन पायलट बोला करते थे युवाओं के लिए। अब आज सचिन पायलट को इसमें नदारद है, उनको तो दूसरे स्टेट का प्रभारी बना करके भेज दिया, जबकि इस समय जरूरत थी कि सचिन पायलट इनके बीच में आते युवाओं के। इसी तरह हाँ, नहीं, इसी से जुड़ा एक बेहद इसी से जुड़ा एक आरोप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया, इसलिए मैं चाहता हूं भीमराज जी आप जवाब दें। भीमराज जी, सवाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वह दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना पाती। अब आप जैसे आज आप वापस आरक्षण वाला कार्ड चलना चाहते हैं, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि पिछले आरक्षण के फेलियर का कारण भी आप हैं। आप दूरगामी नहीं सोच रहे। कायदे से अगर आपकी दूरगामी सोच होती तो यह विधानसभा सेशन भी आपका होता। देखिए, मैं आपको आरक्षण के बारे में बता देता हूँ कि केंद्र की सरकार आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती है। नहीं, भीमराज भाई, मैं आपके परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की दूरगामी सोच है क्या। मैंने आपको बताया, आरक्षण जिस दूरगामी सोच के साथ लाया गया था उसे आप ही तो फुलफिल नहीं कर पाए और आप दोबारा लाना चाहते हैं, तो आपकी दूरगामी सोच कहां पर है, मैं ये पूछ रहा हूं। दूरगामी सोच भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और किसानों, मजदूरों, नौजवान, छात्रों, महिलाओं के लिए हमारी सोच है। और हम ये नहीं चाहते, हमने ये नहीं चाहते कि नहीं, भीमराज भाई देखिए, फिर भीमराज भाई स्पेसिफिक रहेंगे। जय किसान का नारा आप ही ने दिया, आपके अंडर में जय किसान तो नहीं हो पाया। आप ही ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी आपके अंडर में तो हट नहीं पाई। आप ही चाहते थे आरक्षण के जरिए सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए, वो भी नहीं हो पाया। आप एक बात बताइए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसमें 10 साल का गेहूं स्टॉक रहता है, उसका बजट किसने काटा? हमने तो 10 साल का गेहूं स्टॉक करते थे। इन्होंने किसानों का जो अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था उसको मोदी सरकार ने बंद किया है। अब तिलहन को आप ले लीजिए, तिलहन में 40%। लेकिन ये भी तो सच है ना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पहले आप ही बैठे रहे, उसके बाद एनडीए बैठी। राजनीति करने वाले लोग हैं। अब किसान न्याय मांगने जा रहे हैं। किसान आंदोलन से ज्यादा किसान रोको आंदोलन के अंदर सरकार करना चाह रही है। किसान समाज इसमें भी आप एक पॉइंट देखिए अब भीमराज भाई, जब किसानों के आंदोलन की बात है तो आप लोगों ने कल कहा कि किसानों के भारत बंद को हम समर्थन करते हैं, लेकिन उस भारत बंद के समर्थन में तो आज कांग्रेस सड़कों पर दिखी ही नहीं। इसमें कहां दूरगामी है कुछ? एक सेकंड मैं बता देता हूं। यदि हम भारत बंद करते तो हम सड़कों पे, तो उन्होंने बंद किया, हमने समर्थन दिया उनका, किसानों के, मजदूरों का। और मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से, ये किसान की बात करते हैं, आपके लिए सवाल है शैलेंद्र भाई। 10 करोड़ 70 लाख मजदूरों न्याय मिलेगा? किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार 10 करोड़ 58 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि गई थी, अब की बार 9 करोड़ के खाते में कैसे गई? आप यूरिया की सब्सिडी कैसे घटा रहे हो? आप बताइए इस बातों का। ठीक है, खाद्यान्न का तो शैलेंद्र भाई, यूनिट का जो पैसा था उसको कम कर दिया। इससे पहले कि मैं अपना सवाल लूं, आप इस पर एक बार क्रॉस जवाब दे दें। आपके चैनल के माध्यम से भीमराज जी जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड स्वप्निल जी, भाजपा के नेता इस चीज का खुलासा करेंगे कि 3 काले कानून किसके इशारे पे लाए गए, कौन संजय मरीवाला था, कौन शरद बड़ा था। और ठीक है भीमराज जी, अब शैलेंद्र भाई जवाब दें, उसके बाद फिर मैं अपना सवाल लूंगा। क्योंकि इनकी 2 मिनट रुक जाइए भीमराज जी, 2 मिनट रुक जाइए शैलेंद्र भाई। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में एमएसपी क्या थी? गेहूं की, धान की, सरसों की, चना की, मूंग की जानकारी है क्या? आज 2024 में 1.5 से 2 गुना एमएसपी हो गई है। गेहूं की एमएसपी 1400 थी, आज 2375 हो गई है। किस तरह से जिस हिसाब से बदलाव सरकार ने भी आपने देखा 125 रुपए अपने। भीमराज भाई जवाब तो ले लें बाबा, भीमराज भाई जवाब ले लेते हैं। हाँ, अब जवाब दीजिए शैलेंद्र भाई। कभी किसानों की भलाई नहीं सोची कांग्रेस पार्टी ने। ये सिर्फ किसान चिल्लाते रहे, ना किसानों की एमएसपी इन्होंने बढ़ाई। अगर एमएसपी बढ़ाई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई है। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में नहीं शैलेंद्र भाई, एमएसपी तो बढ़ाई, एमएसपी बढ़ाई, लेकिन एमएसपी गारंटी के साथ जमीन पर उतरी नहीं है। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की 90% से अधिक मांगे मान ली गई है, लागू कर दी ये फैक्ट नहीं है। लेकिन इस हिसाब से ये फैक्ट नहीं है। जो मैं बात कर रहे हैं, एमएसपी के कानून पे बात कर रहे हैं, उस पे समीक्षा की जा रही है, विश्लेषण हो रहा है, कितना आर्थिक बाहर आएगा भारत सरकार का, इसका विश्लेषण हो रहा है। आज आपने देखा कि 17 लाख 18 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बाहर आ रहा है। किस तरह से एमएसपी को लागू किया जाता है, तो आज एमएसपी लागू है। अपने 1100 2 मिनट भीमराज भाई 2 मिनट रुक जाइए। शैलेंद्र भाई अब मेरा सवाल शैलेंद्र भाई
सम्मान भी नहीं दे रहे। 2 मिनट 12,000 शैलेंद्र किसान भाई, सम्मान अब मेरा देने सवाल की बात अब मेरा सवाल है, मैं ये कह रहा हूं एक बात समझिए आप, जैसे मैं भीमराज जी 2 मिनट रुकिए, अब मैं एक सवाल ले रहा हूं और ये जरूरी सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। भीमराज भाई, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई खिलाड़ी है, उसको हम जैसे ही मैदान में उतारते हैं, वो जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से सारी चीजें सेट हो जाती है कि हाँ भाई धमाकेदार खिलाड़ी है या नहीं है। मैं एक एंकर हूं, मेरे किसी न किसी परफॉर्मेंस से हो सकता है मेरे दर्शकों को लगाओ कि नहीं साहब ये ठीक एंकर है, इसको हमें देखना चाहिए। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर आपका काम बोल रहा है तो आपको बार बार कांग्रेस को ही गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? हाँ। लेकिन अगर जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उनकी गारंटियों पर है, उनकी नीतियों पर है, हमारी गरीब कल्याण योजनाओं पर है, इस तरह से कृषि बजट, मैं याद दिला देना चाहता हूं कांग्रेस को, 2014 में कृषि बजट कितना था? आज 5.5 गुना कृषि बजट हो चुका है, 25,000 करोड़ का 1.25 करोड़ रुपए हो चुका है। शैलेंद्र भाई, बढ़ा पाए, नए सम्मान भीमराज जी 2 मिनट रुक जाइए आप। यूरिया का सब्सिडी कर पाए, आज 270 शैलेंद्र रुपए में भाई, बेचा जा रहा है। लेकिन अब 12 शैलेंद्र भाई 2 मिनट। आज जब लाभार्थी सम्मेलन चल रहा था, आज जब वो सम्मेलन चल रहा था जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं कि साथ कांग्रेस पर, अब जैसे उस कार्यक्रम का कांग्रेस के परिवारवाद से क्या लेना देना था, अगर परिवारवाद है तो? स्वप्निल जी, या उस कांग्रेस का हाँ। भारत में इतनी धीमा विकास क्यों हुआ? हाँ। क्योंकि डायनेस्टी थी, गांधी परिवार की डायनेस्टी थी। ये सिर्फ इसीलिए वंशवाद की बात कही ट्रांसफर किया। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था बताइए? डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, हमने गरीब को कल्याण मानकर गरीब को उसका कल्याण किया, ना ये मकान देखा है ना। ठीक है शैलेंद्र भाई, आगे आपकी बात आ गई। राधेश्याम जी बात और बता देना शॉर्ट में आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा है नहीं शैलेंद्र भाई, लेकिन इसीलिए मेरा सवाल था कि अगर काम अपने आप में बोल रहा होता तो हमें बार बार सिर्फ कांग्रेस की नाकामियां गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वप्निल जी कि 60 साल आपने शासन किया, अगर राधेश्याम जी 2 मिनट राधेश्याम जी 2 मिनट, अब शैलेंद्र भाई रुक जाते। राधेश्याम जी देखिए, इसमें तो कोई दौराई नहीं है कि बीजेपी का एकमात्र जो एजेंडा है वो है मोदी का चेहरा और कांग्रेस का विरोध। लेकिन क्या कांग्रेस अपने एजेंडे में मोदी विरोध रख गलती कर रही है? देखिए सवाल दोबारा आपके पास आऊंगा, पहले राधेश्याम जी के पास। कांग्रेस डिफेंड कर ही नहीं पा रही है, अन्यथा अनेक मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुखर नहीं है क्योंकि इनके पास नेता नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। स्वप्निल जी, कहीं ना कहीं विरोध साफ दिखता है, अन्यथा जिस तरह के आरोप और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथ लेती है उसका जवाब तो होना चाहिए ना, लेकिन इनके यहाँ से किसी भी लेवल पर उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो तेजी से आगे बढ़ रही है और ये तेजी से पीछे पिछड़ रहे हैं। अभी उसमें फिर होता भी ये है कि जो दूसरे इनके नेता हैं जिनको प्रलोभन दिया जाता है वो टूट करके चले जाते हैं। अशोक चौहान के साथ क्या हुआ? वो तो सीएम रहे हैं, वो तो मराठवाड़ा का बहुत बड़ा ताकतवर चेहरा है, नांदेड़ से आते हैं, अब वो पूरा मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें उनकी पकड़ है। आप बताइए, उनके बीजेपी में आते ही कांग्रेस के पास वहां क्या रह गया? महाराष्ट्र। देखिए, अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मुझे याद दिलाया है। मैं भीमराज जी और शैलेंद्र भाई, आप दोनों से मैं ये सवाल लूंगा। सवाल एक ही तरह का है, कलेवर एक ही है। भीमराज जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस को लग गया कि सोनिया गांधी रायबरेली से हारने वाली है, इसलिए उन्हें सेफ तरीके से सदन में भेजा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया गांधी जी वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और विपक्षी नेता टीकाराम जूली जी और कांग्रेस के विधायक कार्यकर्ताओं ने उनको प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे आला कमान ने कहा था कि भाई आप ऐसा प्रस्ताव बना के भेजो।
प्रस्ताव भेजा था। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राधेश्याम जी मैं आऊंगा आपके पास। इंटरेस्टिंगली मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट का समय चाहूंगा मैं, 1 मिनट चाहता हूँ। बोलिए और खाली इसका अखिलेश की पार्टी इनके गठबंधन में है, हाँ। लेकिन अखिलेश खुद ये कहते हैं कि बीजेपी यूपी में जो है कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है, हाँ। वो केवल 13 सीटें इनके लिए छोड़ने को तैयार है 80 में से 11। अब आप बताइए सोनिया जी ने यहाँ जो राज्यसभा का ये जो है नामांकन करके साफ तौर पर, लेकिन हाँ मैसेज गया है भीमराज भाई कि अगर सोनिया गांधी जैसा चेहरा नहीं जीत रहा है तो कौन जीतेगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। 2 मिनट सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सोनिया गांधी वैसे भी रायबरेली में जाकर हाइपर एक्टिव नहीं रहती थी, वो दिल्ली से ही रायबरेली के लिए एक्टिव रहती थी। यहां तो मैं करेक्ट हूं। दूसरा यह है कि उनका प्रचार का जिम्मा भी प्रियंका गांधी ही रायबरेली में संभालती थी, वो खुद नहीं संभालती थी। तो ऐसे में अगर वो चुनाव में खड़ी भी हो जाती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया जब राज्यसभा, वरना आज तक 1999 से आज तक वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ती आई है। एक चुनाव उन्होंने, पहला चुनाव अमेठी से लड़ा था, बाकी रायबरेली से लड़ती। और दूसरा क्या प्रियंका और राहुल के बीच में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा नॉमिनेशन के वक्त थोड़ा सा दूर दूर से वो दिख रहे थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अनगल खबरें उड़ाई जा रही है और ठीक खबर वो जो गोदी में। ठीक है शैलेंद्र भाई, ये मैंने कहा ना मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी इतने समय में इस लायक नहीं हो पाए कि लोकसभा का चुनाव जीत पाए, उन्हें भी वाया राज्यसभा भेजा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव तो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी वाया राज्यसभा भेजा जा रहा है। अगर ये लोग अपने काम से लोकसभा जीतने लायक नहीं बन पाए, जनता का वोट लेने लायक नहीं बन पाए, तो फिर हम किस पर भरोसा करेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं स्वप्निल जी, एक चुनावी रणनीति होती है किसको लोकसभा में भेजना है और किसको राज्यसभा में भेजना है। ये एक रणनीति के तहत होता है, पार्टी हित में क्या है, देश हित में क्या है, कौन डिलीवरेंस दे सकता है, कौन किस संगठन की में क्या उनकी भूमिका रहती है, कौन किस में पारंगत है, ये अलग अलग विषय होते हैं। ये पार्टी का रणनीति का हिस्सा होता है, ये समझने की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए ना, आज भरोसा किस पर है भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी जी पे, भारत की जनता का, देश की जनता का, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो डिलीवर किया है। आप बताइए बड़े बड़े निर्णय लिए, आप बताइए जो गुलामी 500 सालों की गुलामी थी, जो अत्याचार सहन किया जा रहा था, आज उसका नहीं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, तो एक समय तो बीजेपी के पास भी एक ही एजेंडा था, मनमोहन सिंह विरोध। नहीं ऐसा नहीं है, हम हमेशा नीतियों का विरोध करते हैं, उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। अगर नीतियां देश हित में नहीं है तो विरोध होगा। आप बताइए ना, आप बताइए राहुल गांधी कोई रोड मैप दे पाए क्या? क्या वो कोई रोड मैप दे पाए, क्या विजन दे पाए? उनके पास विजन नहीं है। आपने कहा सोनिया गांधी को बैकडोर एंट्री से कराया जा रहा है, एक इटालियन बहू को राज्यसभा से भेजा जा रहा है ताकि उनका बैकडोर एंट्री को जेपी नड्डा भी ले रहे हैं। वो देखिए, ये राजनीति में सक्रिय नहीं, ये लड़ती रही चुनाव, ये जनता के बीच नहीं है। आप बताइए जेपी नड्डा इस लायक क्यों नहीं बन पाए कि वो लोकसभा जीते? ये बताइए, जनता के बीच में नहीं है, लेकिन आज ये डर बैठ चुका है। ठीक है। आखिरी सवाल है मेरा। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मान लीजिए कि आज चुनाव होते, जो स्टेज यहां पर लग रहा है, क्या उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है? हो सकता है 400 अतिशयोक्ति हो, 370 अतिशयोक्ति हो, लेकिन फिर भी पलड़ा तो भारी है। देखिए पलड़ा पूरी तरह से भारी है। आप देखिए राजस्थान में, हम राजस्थान की चर्चा कर लें पूरे देश को छोड़ करके, तो पिछली बार 24 सीटें, 25 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं लोकसभा में। उससे पहले 25 की 25 जीती हैं। अब महेंद्र जीत मालवीय बीजेपी में जा रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ एक सीट पर हम और आप लोग कयास लगा रहे थे गंगानगर की पे, कि वहां बाई इलेक्शन जीतने के कारण गंगानगर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके हो सकता है कि एक सीट लोकसभा में जीत जाए, बाकी 24 पे उम्मीद नहीं। अब मालवीय जी इसमें कांग्रेस का जो है वो दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो वो भी मुझे धूमिल होती लगती है। और 25 की 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के पास समय बचा है बाउंस बैक के लिए, या 24 कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है? मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ।
कांग्रेस 15 सीटें जीत के और अरे लोकसभा में भीमराज भाई- आज है, आप बताइए भीमराज भाई- विचारधारा को छोड़कर नहीं, एक नहीं। लंबे लिस्ट है। ठीक है, स्वप्निल जी ठीक है। के नेताओं नहीं, की, देखिए, 50-60 नेताओं की, जो मंत्री विपक्ष के पूर्व तौर CM पर- रहे, विपक्ष के तौर केंद्रीय पर- मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, विपक्ष के तौर बड़े-बड़े पर नेता इनके मौका है अभी। ज्योतिरादित्य दो मिनट, हाँ। भीमराज जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आप बताइए डूबते जहाज में कौन बैठा सियासत था? में और नरेंद्र मोदी जी रातों रात की जनता का विश्वास कंडीशंस बदल ये जाती पता लग गया है। कांग्रेस को। दो मिनट शरण भाई, मैं देखिए एक बात बता रहा हूं भीमराज जी, इस बात को समझिए। सियासत में रातों रात स्थितियां बदलती हैं और रातों रात स्थितियां बदलते देखा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास मौका तो है, लेकिन क्या आपको वो मौका दिख भी रहा है? क्या वो मौका आपको समझ भी आ पा रहा है? यही तो सवाल है जिसकी वजह से आज विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।